students, how are you all? I hope you all are fine. I'm Sharandeep Kaur and today we are going to discuss the chapter metals and non-metals. Okay, so let me start our chapter. आज बेटा जो हमने टॉपिक करना है तो स्टार्ट करते हैं कौन से टॉपिक से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो बेटा हमने कर ली थी, कुछ आज करेंगे, जैसे मेटल्स विद एसिड, मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन एंड देयर रिएक्टिविटी सीरीज़। ओके, तो देखते हैं बेटा मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेटा एसिड्स के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाएंगे। जो कॉपर होता है ना बेटा, कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, दिस रिएक्ट्स विद द कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, कॉपर जो है वो डाइल्यूट के साथ इतना रिएक्टिव नहीं होता जितना कंसनट्रेटेड HCl के साथ होता है। तो जब कंसनट्रेटेड HCl के साथ कॉपर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, सिमिलरली जब मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बना देता है। क्लियर है, दिस बोथ आर सोल्ट्स। ठीक है, एंड ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन गैसेज। अब जो मैग्नीशियम है ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कॉपर कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है बेटा, देन है मेटल्स विद एसिड। एसिड के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या लेके चलते हैं, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, इन चीज़ों की बात करते हैं। ये बहुत वायोलेंटली रिएक्ट करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl एसिड। दोनों अगर हम डाइल्यूट लेके चलें, मतलब अगर डाइल्यूट लेके चलेंगे तब भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, वायोलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग अ मेटल सॉल्ट, मेटल का एक सॉल्ट बन जाएगा। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेके चल रहे हैं तो हमारे पास सल्फेट बन जाएगा मेटल का। अगर HCl एसिड लेके चल रहे हैं तो क्लोराइड बन जाएगा मेटल का। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ होनी है। द रिएक्शन इज़ सिमिलर टू द रिएक्शन विद वाटर। जो ये रिएक्शन होती है वो वाटर की रिएक्शन के सिमिलर ही होती है। ठीक है, जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड है, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं सेफली विद डाइल्यूट एसिड, मतलब बहुत ज़्यादा वायोलेंटली ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, देन मैग्नीशियम इज़ द फास्टेस्ट एंड लेड इज़ द स्लोएस्ट। जो मैग्नीशियम है ये क्या है, फास्टेस्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, एंड लेड बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन करता है। मतलब अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो मैग्नीशियम इन सभी में से, अदर देन दीज मेटल्स, जो ये वाली मेटल्स हैं इनमें से आयरन, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड जो लेड है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है ना बेटा, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती है। क्यों? बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड होता है ना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो ये क्या कर देता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी ना उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो हाइड्रोजन गैस की जगह पे क्या रिलीज़ होगा, मतलब क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसको तो ये हाइड्रोजन गैस को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, वाटर बना दिया, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना सकते हैं, कोई भी ऑक्साइड बन सकता है, या तो N2O या NO या फिर NO2। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी ऑक्साइड बन जाएगा जब ये रिएक्ट करेंगे विद एनी मेटल। ओके, बट जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। ठीक है, बट जब HNO3 बहुत ज़्यादा डिल्यूट होगा तब। क्लियर है, जो जिंक होता है ये डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, वी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑफन यूज्ड फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इसका बेटा यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करने के लिए। मतलब अगर लेबोरेटरीज़ में हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो इसके लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। बिकॉज क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी एंड उसका अगेन यूज़ किया जा सकता है हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करके। ठीक है, फिर बेटा ये बताया है कि जो HCl होगा, अगर हम मेटल की HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल का क्लोराइड, एंड अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल का सल्फेट।
ठीक है। देन क्या है, मेटल्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल्स जो हैं ये सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। A reactive metal can displace less reactive metals from their compounds in solution or in molten form। क्या है बेटा कि जो एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या कर देता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे या फिर मोल्टन फॉर्म में होंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मेटल है A एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन है B, तो बना क्या, जब रिएक्शन होगी तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा A का एंड जो सॉल्ट सॉल्यूशन था B का वो किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल B में। मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटाशियम, उसने मैग्नीशियम की जगह ले ली। ठीक है, उसने मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हटा के उसकी जगह ले ली। ठीक है, क्या है, हेयर पोटाशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एंड डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स रेस्ट सॉल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, पोटाशियम था, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई, बना क्या, पोटाशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम, मतलब पोटाशियम ने मैग्नीशियम की जगह ले ली। क्लियर है। देन सो इट इज़ सिंपल एंड ईजी दैट इफ़ मेटल A डिस्प्लेस मेटल B फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इट इज़ मोर रिएक्टिव देन B। मतलब अगर हमने रिएक्टिविटी पता करनी हो किसी भी मेटल की तो हम रिएक्शन करवा के देख सकते हैं। अगर क्या होगा, रिएक्शन हो गई, इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ने क्या है, कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करना है, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। जैसे मान लो हम एक रिएक्शन करते हैं, कॉपर सल्फेट है, इसमें जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, हमारे पास बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे क्या है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इट मीन्स जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन कॉपर। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग बेटा एक सीरीज़ है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। इसे ये सीरीज़ ये बताती है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है एंड कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। जैसे पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा एंड गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक जैसे हम मेटल्स में आते हैं तब उनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, जो ऊपर वाले मेटल हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, जो नीचे वाले मेटल्स हैं दैट आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जैसे पोटाशियम सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, गोल्ड सिल्वर बहुत कम रिएक्टिव होंगे। अगर हम क्या है, दो चीज़ों को कंपैरिजन करें, अगर हमने ये पता करना हो, मान लो मैंने आपको बोल दिया कि एलुमिनियम एंड कॉपर में से पता करो कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। अगर हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आती होगी तो हम पता लगा सकते हैं कि एलुमिनियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, इसका मतलब एलुमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन कॉपर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज से लर्न कर सकते हैं कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो आपको इनको सीरियल वाइज लर्न करना पड़ेगा, इन सभी मेटल्स को सीरियल वाइज लर्न करना पड़ेगा ताकि आपको ये पता लग सके कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई कि अब हमारे पास कॉपर है ना, हाँ वो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, तब तो हमारे पास रिएक्शन हो गई, क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन गया, है ना। अगर मान लो मैं ऐसा देती आपको, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर दे देती, तब क्या कॉपर सल्फेट एंड जिंक बनता? नहीं बनना था। क्यों? क्योंकि कॉपर के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो जिंक की जगह ले ले, वो जिंक को डिस्प्लेस कर दे। क्लियर है। इसीलिए क्या हुआ कि कॉपर ने जिंक की जगह नहीं ली, बिकॉज वो नहीं ले सकता, कम रिएक्टिव है। क्लियर है। देन बेटा नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हमने करने हैं, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल एंड नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल किस तरीके से आपस में रिएक्शन करते हैं। एज वी नो दैट मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो मेटल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवा सकते हैं, एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं।
ठीक है। अब देखो मेटल्स की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन देने की, नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लेने की। इसका मतलब अगर हम दोनों को साथ में रिएक्ट करवाएं तो मेटल क्या करेंगे, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, एंड नॉन मेटल क्या करेंगे, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। एक ही बात हुई। तो इसका मतलब ये दोनों क्या करते हैं, फिर आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या है बेटा, ये क्यों आपस में रिएक्शन करते हैं, इसी वजह से, या फिर मेटल क्यों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाता है, नॉन मेटल क्यों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ड्यू टू द कंप्लीट ऑफ द ऑक्टेट, है ना, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इसी वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखो जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 281। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन की क्या होती है, 287, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई, 287। अगर सोडियम ने ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दोनों जो एटम्स हैं वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। ठीक है, इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर, अपना आउटर मोस्ट शेल है जो उसको कंप्लीट करने के लिए। अब जब सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, उसके पास चार्ज कौन सा आता है बेटा, उसका चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो हम अच्छा काम करते हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो इसीलिए चार्ज किया गया पॉजिटिव। अगर किसी ने किसी से कोई चीज़ छीनी है, कोई चीज़ ली है, तो इसका मतलब हम क्या काम कर रहे हैं, नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब इसका एक और रीज़न भी है बेटा, जो सही वाला रीज़न है वो क्या है कि देखो सोडियम के पास पहले क्या थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे एंड 11 ही प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों पे कोई मतलब दोनों अगर हैं तो इसका मतलब टोटल एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम है ना, इसीलिए सोडियम पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तब क्या बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 11 प्रोटॉन बचे। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन ने चार्ज को बैलेंस कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन फिर भी बचा जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इस पे क्या आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे एंड 17 प्रोटॉन थे। ठीक है, जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 तो बैलेंस कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। इसी वजह से क्लोरीन पे क्या आता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है बच्चों। अब देखो ये दिखाया गया है कि किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं किए थे, एंड आफ्टर दी एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है हम लिख लेंगे पहले, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्होंने डिस्टिंग्विश करने के लिए सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है एंड क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जब ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन के पास अब कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर है, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए एंड इसका भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्लियर है। देन है बेटा आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो क्या है, ट्रांसफ़र
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे NaCl है, NaCl जो होगा दिस इज आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए हम इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या है बेटा आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड क्या है, एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जो आयंस की वजह से बनता है ना। एंड जो ये दोनों आयंस होंगे जैसे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये दोनों आयंस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के पास होंगे या एक दूसरे से अटैच होके रहेंगे। वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, मतलब दोनों एटम्स को बाउंड करके रखते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, वो बाउंडेशन किसकी वजह से होती है, एक फोर्स की वजह से होती है, एक अट्रैक्शन वाली फोर्स की वजह से होती है, इसीलिए वो अट्रैक्ट होके रहते हैं ना। वो अट्रैक्शन वाली फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, एंड जो बॉन्ड बनता है फिर इनके बीच में उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, सिंपली वी कैन से दैट द कंपाउंड्स विच मेड अप ऑफ आयंस, जो आयंस की से बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर है, अब बेटा देखो क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, एंड जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है उसको क्या बोला जाता है, एनायन। इसका मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जो कैटायन एंड एनायन से बने हैं उनको हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल वही सेम NaCl वाली। क्लियर है बच्चों, इसके बाद है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। पहले इनका फिजिकल नेचर, जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे ये सॉलिड होंगे। ठीक है, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से ये सॉलिड होते हैं एंड ये हार्ड होते हैं। ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पीसेस में टूट जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल की थी ना नॉन मेटल्स के केस में, कि जब पाइप होती है ना सर्दियों में क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है ना, कोल्ड होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से कई बार वो क्या टूटने लग जाती है ना। तो उस नेचर को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल नेचर। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यही ब्रिटल नेचर के होते हैं एज नॉन मेटल्स। ठीक है, फिर आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा बिकॉज ये हार्ड होते हैं, हार्ड सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसी वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एंड वो एनर्जी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देंगे, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, वेरी हाई। देन है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, बट जो ऐसे सॉल्वेंट्स है जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ऐसे सॉल्वेंट्स में ये क्या है, नॉन इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मतलब जो पोलर होते हैं ना, पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल होंगे। ठीक है बच्चों, देन है बेटा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। जो सॉल्यूशन होता है बेटा आयनिक कंपाउंड का इन वाटर, उसमें क्या होंगे, फिर आयंस होंगे। जैसे मान लो हम NaCl को वाटर में अगर डिज़ोल्व करवा दें तो वाटर में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के आयंस पड़े होंगे। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएं इस सॉल्यूशन को तो इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट कर जाती है। ठीक है, मतलब जो इनका आयनिक कंपाउंड्स का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज़ कंडक्टर इन नेचर, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, क्यों कंडक्ट करेगा, बिकॉज इसमें जो आयंस हैं ना वो क्या करेंगे, मूव करने की एबिलिटी रखते हैं, मतलब उनकी मोबिलिटी होती है। इस मोबिलिटी की वजह से वो क्या है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन दो वजह से होती है, एक तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, एक आयंस की मूवमेंट की वजह से जब आयंस फ्लो कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। बट
ओनली इन दी सॉल्यूशन फॉर्म, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, कभी भी ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बिकॉज सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, आयंस की मूवमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, इसीलिए वो मूव नहीं कर सकती हैं। ओनली जब हम इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देंगे किसी वजह से, तभी ये क्या है, ताकि जो आयंस है वो फ्रीली मूव कर सके, तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल की अकरेंस देखनी है, मतलब मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अकरेंस का मतलब होता है कि मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, नेचर में किस तरीके से वो मतलब एग्जिस्ट करते हैं, वो होती है अकरेंस। तो मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देन है एक्टिविटी सीरीज़, वही एक्टिविटी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने पहले भी पढ़ी, तो उनके रिलेटेड हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करेंगे। देन एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स क्या होती हैं बेटा, ओर्स का मतलब होता है कि देखो जो मेटल्स होती है ना, वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती हैं इन नेचर। मेटल्स की जो इम्प्योर मतलब सबस्टांस होता है मेटल का ही बना हुआ, जो वो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी मेटल्स में नेचुरली, उनको हम ओर्स बोलते हैं। तो ओर्स से मेटल्स को कैसे हम प्राप्त करेंगे या किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको एनरिचमेंट ऑफ ओर्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखो अकरेंस ऑफ मेटल्स क्या है। आर अर्थ क्रस्ट इज़ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें मेटल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो सी वाटर होता है बेटा, इसमें भी क्या होते हैं, कुछ सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये सारी चीज़ें, इनसे भी हम, ये क्या है बेटा, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब सोडियम क्लोराइड में सोडियम तो मेटल है, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम तो मेटल है ना, लेकिन ये क्या है, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स भी मेटल से बने होते हैं। द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। मिनरल्स किसको बोला जाता है, जो अर्थ क्रस्ट में कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। फिर है ओर्स। ओर्स क्या होती हैं, ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। ओर्स उन मिनरल्स को बोला जाता है, ठीक है, जिससे क्या है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। क्लियर है। हैंस वी कैन से दैट ऑल मिनरल्स आर ओर्स बट नॉट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। मतलब सारी जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो ओर्स हो सकती हैं, बट सारी ओर्स मिनरल नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी सीरीज़। एक्टिविटी सीरीज़ तो हमने कर ही ली है, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो देखते हैं। दिस इज़ द एक्टिविटी सीरीज़ एंड रिलेटेड मेटलर्जी ऑफ दीज एलिमेंट्स। द मेटल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी नेचर। इन मेटल्स को रिएक्टिविटी नेचर के अकॉर्डिंग देखा गया है, ठीक है। मतलब क्या बताया हुआ है कि जो ये वाले मेटल्स हैं, ठीक है, इनको इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो ये वाले मेटल्स हैं, इनको कार्बन के साथ रिड्यूस करा के या रिडक्शन करवा के प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। एंड जो ये वाले मेटल्स हैं, ये क्या है, नेटिव फॉर्म में ही हमें मिलती हैं, बिकॉज ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स, तो इसीलिए ये ज़्यादा इम्प्योर या ज़्यादा कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलेंगी नहीं, क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहती, तो कंबाइन किसके साथ होंगी, कंबाइंड फॉर्म में ये मिलती ही नहीं है, ये एज इट इज़ ही मिलती हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, प्योर करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखते हैं मेटल की एक्सट्रैक्शन किस तरीके से की जाती है। एज वी हैव डिस्कस द रिएक्टिविटी सीरीज, नाउ वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। As we said earlier, some metals are found in free state. कुछ metals ऐसी होती हैं जो free state में मिलती हैं, and कुछ metals ऐसी होती हैं जो combined state में मिलती हैं, ठीक है। जैसे कुछ मेटल्स होती हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, जो फ्री स्टेट में मिलेंगी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर एक्सेट्रा। ये क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं। ज़्यादातर
जो गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये तीनों जो मेटल्स हैं ना, इनको इनर्ट मेटल्स बोला जाता है। ये किसी के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होंगी, फ्री स्टेट में होंगी। द मेटल्स विच आर मॉडरेटली रिएक्टिव आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। जो मॉडरेटली क्या होती है, रिएक्टिव होती है, मतलब हम जिनको ये बोल सकते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती है, मतलब जो सेंटर में प्रेजेंट होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के, ठीक है, जो सेंटर में प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो जनरली क्या मिलेंगी, हमें कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगी इन दी अर्थ क्रस्ट। मतलब हो सकता है वो ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिले। जैसे जिंक है ना, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकता है, जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है, या फिर जिंक सल्फेट की फॉर्म में मिल सकता है। इन फॉर्म में जिंक हमें मिल सकता है अर्थ क्रस्ट में। We also noticed that ores of many metals are oxides. ज़्यादातर जो मेटल्स की ओर्स होती है ना बेटा, वो ऑक्साइड की फॉर्म में होती हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, एटमॉस्फेयर में भी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, एंड अर्थ की क्रस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो ज़्यादातर ओर्स होती हैं वो क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में हमें मिलेंगी। The metal which are so reactive they never found in free state. जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं वो तो कभी भी फ्री स्टेट में हमें मिलेंगी नहीं, ठीक है। They are extracted by the method of electrolysis that we have discussed, ठीक है। मतलब वी विल डिस्कस, मतलब हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को, ठीक है। मतलब क्या है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं फिर उनका तो फ्री स्टेट में मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो इनको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम क्या है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन इनकी देखते हैं किस तरीके से इनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। उससे पहले एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गॉन पार्टिकल्स फ्रॉम एन ओर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल इन ओर। जो बेटा इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, ठीक है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी किस चीज़ में, मेटल की ओर में, उस इम्प्योरिटी को अगर हम रिमूव करवा देंगे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, एनरिचमेंट ऑफ ओर की एनरिचमेंट करवा दी, मतलब कुछ इम्प्योरिटीज़ को हमने रिमूव करवा दिया। अब गॉन्ग क्या है, गॉन्ग क्या है, और माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। जो अर्थ से हम ओर्स निकालते हैं, ठीक है, ये जो ओर्स होती हैं ना बेटा, ये काफ़ी इम्प्योर होती हैं ऑब्वियसली, है ना। इसमें सैंड, सॉइल पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इनको अलग करना मेटल से, ठीक है। मान लो एक तो हमारे पास कोई भी मेटल ऑक्साइड की ओर है, ऊपर से हमने मेटल को लेना है, एक तो ऑक्साइड की इम्प्योरिटी उसमें है ना। दूसरी चीज़ क्या है, अलग और पार्टिकल्स अर्थ में से, जैसे सैंड पार्टिकल्स आ गए, कुछ पत्थर कंकर ऐसी चीज़ें आ गई जो स्टिक की हुई हैं मेटल की ओर के साथ। उन जो सैंड सॉइल वगैरह के जो पार्टिकल्स होंगे उनको अलग करना ओर्स से। मेटल ऑक्साइड को मतलब मान लो हमने अलग कर दिया, ठीक है, एंड बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर दिया, उसको एनरिचमेंट ऑफ ओर्स बोला जाता है, ठीक है। सो टू गेट अ प्योर मेटल फ्रॉम ओर एनरिचमेंट इज़ नीडेड। अगर हमें प्योर मेटल चाहिए फ्रॉम दी ओर तो एनरिचमेंट तो हमें करवानी ही पड़ेगी। देयर आर मैनी प्रोसेसेस विच आर यूज्ड फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ओर्स से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाने के लिए काफ़ी सारी प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है। ये डिपेंड करेगा ऑन द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ओर, ठीक है। मतलब हर एक ओर के लिए अलग अलग मेथड्स हम यूज़ करेंगे। मतलब ऑक्साइड की ओर के लिए अलग, सल्फेट्स की ओर के लिए अलग, कार्बोनेट्स की ओर के लिए अलग मेथड का यूज़ किया जाता है, बिकॉज उनके फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेटा, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोद फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड केमिकल सेपरेशन। इस तरह की जो प्रोसेसेस होती हैं इनका यूज़ किया जाता है बेटा फॉर द एनरिचमेंट ऑफ ओर्स।
ठीक है, तो हम देखते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर हम किस तरीके से करेंगे, किन किन चीज़ों के लिए। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज़, मेटल्स मिडल इन द एक्टिविटी सीरीज़ एंड द मेटल टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज़। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को फॉर द लो इन एक्टिविटी सीरीज़, जो एक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी लो प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिल्वर गोल्ड वगैरह हो गए, ये तो चलो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है ना। जैसे मरकरी है, मरकरी रिएक्ट तो कर सकता है ना, ठीक है, लेकिन बहुत कम रिएक्टिव होता है। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज़ आर लेस रिएक्टिव, जो नीचे प्रेजेंट होते हैं एक्टिविटी सीरीज में बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, इनको सिर्फ हीट करके ही क्या है, इनमें से इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जा सकता है, ऑक्साइड्स को अलग किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिनाबार जो मरकरी की सल्फाइड की ओर होती है, मर्क्यूरिक सल्फाइड की ओर होती है, ओर ऑफ मरकरी, जब हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये पहले किस में कन्वर्ट हो जाती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, एंड क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमारे पास बन गया, इसको फर्दर हम हीट करते हैं, जब फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी एंड हमें प्रॉपर मरकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स ओर ऑफ सल्फाइड, ठीक है। सिनाबार सल्फाइड की ओर से हम मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय दिस मेथड, ठीक है बेटा। इसके बाद है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़, जो एक्टिविटी सीरीज़ में मिडल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा कम ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर यूजली प्रेजेंट इन, ये किन फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, जो ऑक्साइड की मेटल होती है ना, ऑक्साइड की मेटल को मतलब मेटल की ओर होती है जो ऑक्साइड की, उसको एक्सट्रैक्ट करना फिर भी ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स से, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से रोस्टिंग एंड कैटिनेशन वन मेथड है, टू मेथड्स हैं। तो रोस्टिंग मेथड क्या है, द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। क्या है, हम पहले क्या करते हैं, सल्फाइड की जो ओर होती है उनको मतलब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनाने के लिए, ऑक्साइड्स बनाने के लिए, एंड फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, है ना, जब ऑक्साइड बना लेंगे तो ऑक्साइड से उनको मतलब सेपरेट करना या ऑक्साइड की ओर को मेटल में कन्वर्ट करना इजी होता है। जैसे हमने मरकरी की एग्जांपल की थी ना, इसमें भी हमने रोस्टिंग मेथड का ही यूज़ किया था। और कौन सा मेथड है बेटा हमारे पास, कैटिनेशन मेथड, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर हीट करते हैं एंड सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, उस मेथड को रोस्टिंग मेथड बोलते हैं। कैटिनेशन भी उसी तरीके का मेथड होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, कार्बोनेट की ओर को ऑक्साइड की ओर में कन्वर्ट किया जाता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। रोस्टिंग में एक्सेस एयर का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम लिमिटेड एयर का यूज़ करते हैं, बट हीटिंग स्ट्रांगली की जाती है। हीटिंग तो दोनों में स्ट्रांग की जाती है, लेकिन रोस्टिंग में एक्सेस एयर का यूज़ किया जाता है एंड कैटिनेशन में लिमिटेड एयर का यूज़ किया जाता है। फिर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज मेटल ऑक्साइड्स दे आर रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल, फिर इनकी बेटा रिडक्शन करवाई जाती है। पहले मेटल ऑक्साइड बन गया, फिर उसकी रिडक्शन करवाई जाती है ताकि ऑक्साइड को रिमूव किया जा सके बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके, जैसे कार्बन का यूज़ करके इनको क्या है, रिड्यूस करवा दिया जाता है। क्लियर है। देखो फिर इन्होंने मतलब जिंक की एग्जांपल लेके समझाया हुआ है। रोस्टिंग मेथड क्या है, जिंक सल्फाइड की ओर ली,
ठीक है। ऑक्सीजन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दी, उसको हीट किया एंड किस में कन्वर्ट कर लिया, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। कैटिनेशन में क्या किया जाता है, हीट दी जाती है लेकिन ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। हीट ऑब्वियसली एयर की प्रेजेंस में होगी लेकिन ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज़ नहीं किया। जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कैटिनेशन की। इसके बाद दोनों को सेम हमने कार्बन के साथ रिड्यूस करवा दिया तो क्या बन गया, यहाँ पे जिंक हमारे पास आ गया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, ठीक है। इससे हमें जिंक, अगर यहाँ पे 2 नहीं है बेटा तब तो ये क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर मान लो हम 2 जिंक ऑक्साइड लेके चल रहे हैं एंड इसकी कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा प्लस जिंक मिल जाएंगे हमें 2 मोल्स। क्लियर है। इस तरीके से हम क्या है इनको एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, लाइक वी यूज्ड कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन ऑल्सो यूज हाई रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड, है ना। मतलब हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई और बन गई, जैसे मान लो हमारे पास जिंक ऑक्साइड की और है, अगर हम इसको ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवा देंगे, मान लो अगर मैंने इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा दिया जो जिंक से क्या है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा इससे, है ना। एंड जो हमारा जिंक है वो क्या है हमें मिल जाएगा, मतलब इससे जिंक की ओर से हम क्या है जिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना, ये मेथड भी यूज़ की जाती है। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, बट जो ये रिएक्शंस होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं, मतलब इससे क्या है हीट भी रिलीज़ होती है, ठीक है। इन्होंने एक एग्जांपल लेके दिखाया कि अगर हम आयरन ऑक्साइड की ओर लें, है ना, इसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाएं तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन आयरन, तो इससे भी क्या है हम आयरन को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड ओर, ठीक है। जो हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोल्टन स्टेट, मतलब इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि जो मेटल्स मिलते हैं ना वो क्या है मोल्टन स्टेट में मिलते हैं, मतलब ये हीट क्या करती है मेटल्स को मेल्ट कर देती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इस रिएक्शन को जो ये जो आपको रिएक्शन दिखाई गई है इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो कई बार एग्जाम्स में यही पूछ लेते हैं कि थर्माइट रिएक्शन बोलो क्या होती है, ठीक है। तो यही रिएक्शन है कि हम आयरन ऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा एंड आयरन बन जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, इसे मोल्टन आयरन हमें मिलती है। या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि एक रिएक्शन लिखो जिससे हम मोल्टन आयरन को ऑब्टेन करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम रिएक्शंस करते हैं जब ऐसे मेथड्स करते हैं जब हम जो एक्टिविटी सीरीज़ के टॉप पे प्रेजेंट है ना उनको एक्सट्रैक्ट करवा सकें, ठीक है। इसके लिए बेटा एक सूटेबल मेथड होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज़ किया जाता है, इसको रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स भी बोला जाता है। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस का यूज़ करके ओर्स से मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, द हाई रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। कार्बन के साथ हीट करके हम उसको ऑब्टेन नहीं करवा सकते जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminium etc. to the respective metals, ठीक है। This is because these metals have a high affinity for oxygen than carbon, मतलब ये जो metals हैं ये कार्बन से ज़्यादा अपने पास ऑक्सीजन को रखने का काम करती हैं, मतलब इनकी अट्रैक्शन जो है जो एफिनिटी है टुवार्ड्स दी ऑक्सीजन इन मेटल्स की वो कार्बन के मुकाबले ज़्यादा होती है, तो ये कार्बन को देते नहीं। इसीलिए इन मेटल्स को ऑब्वियसली रिडक्शन करवा के हम ऑब्टेन करवाएंगे, लेकिन रिडक्शन कौन सी करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस of their molten chlorides. The metals are deposited at cathode whereas chlorine is liberated at anode, ठीक है। The reactions are, देखो बेटा क्या होगा, हम ना
देखो ये हमारी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, यहाँ पे कॉपर का यूज़ किया गया है। ठीक है, कॉपर से क्या है बताया गया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाई जाती है। हम बेटा क्या लेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे उसी मेटल के जिसको हमने क्या करवाना है, एक्सट्रैक्ट करना है, या जो हमें प्योर मेटल चाहिए। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, कॉपर की ओर है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की ओर है मान लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉपर की इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे। एक साइड हम जो कैथोड वाली साइड होगी, ठीक है, कैथोड वाली साइड होगी, मतलब इस तरीके से हमने उसको सेटअप करना है। हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे या फिर एक टैंक ले लेंगे। टैंक में हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देंगे, जिसका भी हमें क्या चाहिए, जो प्योर मेटल चाहिए उसका हम सॉल्यूशन ले लेंगे। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें हमने डाल दिया। ठीक है, फिर क्या है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप किया। वो 2 इलेक्ट्रोड्स कौन सी बनी होंगी, एक तो अगेन उन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, वो जिस भी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड होगा उसको कैथोड बोलेंगे। जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा उसको एनोड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा कि हमने क्या करना है, जो हमारी कैथोड है, कैथोड प्योर मेटल की बनानी है, मतलब प्योर कॉपर की हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। एंड जो एनोड होगी ना, एनोड बनाएंगे जो इम्प्योर मेटल होगी। मतलब मान लो कॉपर ऑक्साइड की हमारे पास और है, जिसको हमने क्या करना है, प्योर बनाना है, तो हम एनोड को एनोड किसकी बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड की। क्लियर है, कैथोड एनोड बना ली। अब होगा क्या बेटा, देखो जो हमारी एनोड है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, एंड जो कैथोड है ये है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या बनेंगे, कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस क्या होते जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे। तो क्या होगा, ये हमारी नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है ना सॉल्यूशन में से, वो क्या है, इसके पास आके डिपॉजिट होने लग जाएंगे, कैथोड के पास। ठीक है, डिपॉजिट होने लग जाएंगे। अब कैथोड क्या करेगी, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस को क्या देगी, इलेक्ट्रॉन्स देगी। मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिए, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। एंड जो कॉपर 2 पॉजिटिव है फिर इसके ऊपर आके डिपॉजिट होने लग जाएगा। कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट होके कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर आके डिपॉजिट होने लग गया। ठीक है, जो हमारी एनोड है, एनोड पे क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें क्या है, ये किसकी बनी हुई है, कॉपर की। ठीक है, ये क्या कर सकती है, ये क्या करेगी, पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाती है। देखो बेटा जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या बन रहे हैं, सल्फेट आयंस भी बन रहे हैं, है ना। ये सल्फेट आयंस क्या करेंगे, ये किसके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। अब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके पास ये नेगेटिव जब चार्ज वाले पार्टिकल्स जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको ये एक्स्ट्रा जो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एनोड को दे देंगे। एनोड के पास क्या जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब एनोड किसकी बनी हुई है, कॉपर ऑक्साइड की, मतलब इसके पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं, ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, कॉपर में कन्वर्ट होते जाएंगे। फिर ये कॉपर जो होगा वो कहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, इस कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। एंड जो ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ हुई वो कहाँ गई, फिर वो नीचे आके क्या है, बॉटम पे आके क्या है, सेटल होती जाएंगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। इस तरीके से जब सारा का सारा एनोड क्या है, ख़त्म होता जाएगा, वो क्या है, कैथोड पे लिबरेट होता जाएगा। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, पूरी जो हमारी कैथोड है वो कैथोड पे क्या है, पूरा का पूरा कॉपर ऑक्साइड में से आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा एंड हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा फ्रॉम द इम्प्योर ओर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करें तो उनके लिए ये रिएक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या है, दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जब सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किस में कन्वर्ट होता जाएगा, सोडियम में से। ये एक इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, क्लोरीन से। ठीक है, Cl नेगेटिव ने क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एंड किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में या Cl2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, ये एक इलेक्ट्रॉन फिर सोडियम ने ले लिया एंड प्योर सोडियम में कन्वर्ट होता गया।
क्लियर है। अब आती है बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात। रिफाइनिंग ऑफ मेटल वही है जो मैंने अभी आपको करवाया, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसी को बोलते हैं इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को ऑब्टेन करवाना। ठीक है, ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको समझाई है उसको वर्डिंग में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। देन है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन होता है बेटा, एज वी नो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड कंटेन मॉइस्चर। जो एयर होता है उसमें गैसेज होती हैं, बहुत सारी गैसेज होती हैं, एंड मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, मतलब वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। द गैसेज एंड वाटर प्रेजेंट इन एयर रिएक्ट विद द सर्फेस ऑफ मेटल। जो ये गैसेज एंड वाटर वेपर्स हैं ये क्या करते हैं, मेटल के सर्फेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड उनको ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स में एंड कार्बोनेट्स में या सल्फेट्स में क्या है कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है, एंड इससे क्या होता है, जो मेटल का सरफेस है ना वो ख़राब हो जाता है। अब मेटल किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल ऑक्साइड में, तो मेटल तो वो रहा ही नहीं ना, तो इसका मतलब जो मेटल का सरफेस है वो ख़राब होता गया, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। एक्चुअल में ये क्या करता है, मेटल को स्लोली ईट करता रहता है। स्लोली ईटिंग अप प्रोसेस ऑफ द मेटल इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, जैसे मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन को रस्ट लग जाती है, तो जो ये रस्ट होती है ये भी कोरोजन की ही एग्जाम्पल है। ठीक है, देन क्या है, सिल्वर आर्टिकल्स। जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ठीक है, ये ब्लैक कोटिंग होती है जो सिल्वर सल्फाइड की होती है। ठीक है, मतलब जो कोरोजन होती है वो सल्फाइड्स की वजह से होती है इन दी फॉर्म ऑफ सिल्वर। ठीक है, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना बेटा, है ना, एयर में, तो वो स्लोली अपनी जो शाइन है वो लूज़ कर देता है ना, या तो उनका सरफेस ब्राउन हो जाएगा या फिर ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये जो ग्रीन सबस्टेंस डिपॉजिट हो जाता है ऑन दी कॉपर, ये किसकी वजह से होता है, कॉपर कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, देन है आयरन व्हेन एक्सपोज टू एयर, तो इसका भी कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। एंड जो आयरन है उसको एयर एंड वाटर दोनों की ज़रूरत है फॉर दी रस्टिंग। अगर इनमें से एक भी कंडीशन उसको ना मिले तो उसकी रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, ये कुछ कोरोड मेटल्स हैं, जैसे ये देखो ग्रीन कलर हो गया है ना, यहाँ पे देखो ब्राउन लेयर जमा हो गई, ये देखो जो सिक्के हैं उस पर कोरोजन हो रखी है ना, इसे कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं मेटल की कोरोजन को। ठीक है, कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है वो मेथड्स हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग अलॉयज़। मतलब क्या है, या तो हम उनको पेंट कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, उससे भी हम क्या है रस्टिंग को रोक सकते हैं या कोरोजन को रोक सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है बेटा, क्योंकि ऐसा करने से जो मेटल होगा, मेटल का जो कॉन्टैक्ट होगा विद एटमॉस्फेयर, विद एयर और मॉइस्चर, उसको क्या है रोका जा सकता है, कॉन्टैक्ट को रोका जा सकता है। ठीक है, जब उन दोनों में कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा तो क्या है उनकी कोरोजन होगी नहीं। और क्या क्या मेथड है बेटा, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या मेथड होता है बेटा, जैसे हम किसी भी मेटल को इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जब हम मेटल के ऊपर जिंक की लेयर बना देते हैं, थिन लेयर ऑफ जिंक बना देंगे, मेटल को कोट कर देंगे विद द लेयर ऑफ जिंक, उसको इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अलॉइंग क्या होता है, एनोडाइजिंग, मेकिंग अलॉयज़, मतलब अलॉय बना देंगे। अलॉय क्या होता है, अलॉय एक ऐसा सबस्टेंस होता है बेटा जो क्या है मेटल या तो दो या तीन अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर होगा या फिर मेटल एंड नॉन मेटल्स का मिक्सचर होगा। ठीक है, उसको हम अलॉय बोलते हैं एंड इस प्रोसेस को, इनको बनाने की, अलॉय बनाने के प्रोसेस को अलॉइंग बोला जाता है। ठीक है, it is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other metals other elements in it in definite proportion। ठीक है, फिर उसको कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर पे अलॉय बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो एमलगम है, एमलगम क्या होता है, मरकरी का अलॉय होता है, मतलब इसमें मरकरी तो क्या है प्राइमरी मेटल है एंड मरकरी में कोई भी हम मेटल डिज़ोल्व करवा देंगे उसको हम एमलगम बोलेंगे। ठीक है, देन है ब्रास। ब्रास एक अलॉय है जो किससे मिलके बनता है, कॉपर एंड जिंक से मिलके बनता है। ब्रॉन्ज एक मेटल है जो कॉपर एंड टिन से मिलके बनता है। ठीक है, सोल्डर एक अलॉय है जो लेड एंड टिन से मिलके बनता है। ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करने के लिए।
क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ मेथड थे प्रिवेंशन के, इसके साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।